हेलो माय फ्रेंड्स। और यदि आपने पहला वीडियो देख लिया है तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे बेस्ड ऑन दैट। देखिए वो अब मैं आपको ऑलरेडी बहुत ही ब्रीफ टू द पॉइंट चीजें करा रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप पूरा देखिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं मेन मेन कंटेंट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ओके। और जो पहला पार्ट है उसका उसका अब हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, तो इसीलिए पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हम लगभग 40-45 क्वेश्चंस हम करेंगे, इस पे फिर दूसरा टॉपिक हम लेंगे। तो इस तरह से टॉपिक वाइज आपका पूरा पेपर वन का प्रिपरेशन हो जाएगा, आप इनको बार बार देखते रहिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। द एम ऑफ टीचिंग, है ना, यहाँ पे दिया हुआ आपको द एम। ओके, द मेन एम ऑफ टीचिंग क्या होता है? ठीक, टू डेवलप ओनली रीजनिंग, क्या उसका रीजनिंग डेवलप हो, या टू डेवलप ओनली थिंकिंग, या फिर दोनों, ए और बी दोनों इसके आंसर हैं। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है टू गिव इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होता है। तो आपको क्या लगता है इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? चलिए मैं आपको जो इसका आंसर दिया हुआ है उस वहां पे ले चलता हूं। तो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। ठीक है। द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू इग्नाइट द माइंड, है ना, कि भाई माइंड सोचना शुरू करे, यही तो मेन एम होता है किसी भी टीचिंग का। ओके, सो किसका माइंड सोचना शुरू कर दे, थिंक करना शुरू कर दे। ठीक है, ऑफ लर्नर्स, जो सीख रहे हैं, सो दैट दे कैन बिकम व्हाट, क्यूरियस सीकर्स ऑफ नॉलेज एंड learn to think and what reason with the facts and experiences to know। तो वो सिर्फ ना केवल वो सोचें बल्कि वो सीखें और उनको रीजन पता हो विद फैक्ट्स, है ना, एंड विद एक्सपीरियंस कि ये चीज इसलिए ऐसे हो रहा है। तो इसीलिए उसका ए एंड बी आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और उसको राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो गया। अब हम आते, सी वाला करेक्ट हो गया, यानी ए एंड बी दोनों। सो अब क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, है ना, टीचिंग प्रोसेस में कौन सा ये इंक्लूड नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है इंस्ट्रक्शन, दूसरा है स्टिपुलेशन, तीसरा है ट्रेनिंग, और चौथा है चेंजिंग इन वैल्यूज। तो आपको क्या लगता है इसमें से चारों में से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लोज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब ध्यान से आप इसका आंसर देखिएगा और एक बार दोबारा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग का यहाँ पे मतलब क्या बताया गया है? हियर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टीचर, है ना, टीचर जब आ, आ, बन रहे हैं यानी उनको ट्रेन किया जा रहा है, सो प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ओके, हियर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टीचर। अच्छा, जब आप टीचर तैयार कर रहे हैं, आप टीचर को, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, यानी कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है? आप टीचर को तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो उसका जो पैडागॉजी है ना, कि पैडागॉजी भी क्या बताता है, कि प्रोसेस बताता है टीचिंग का। ठीक, जब आप बीएड कर रहे होंगे तो उसमें आपने पैडागॉजी पढ़ा होगा। ठीक, और तो पैडागॉजी क्या होता है कि भाई कि टीचर कैसे पढ़ाएगा, है ना, तो प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्या होगा? तो उसमें जो ये इंस्ट्रक्शन कब दे सकता है? जब टीचर तैयार हो जाए। जब आप तैयार हो गए तभी तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। ठीक, सो इंस्ट्रक्शन इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे भाई आप इंस्ट्रक्शन टीचर देता है तो वो जो बच्चे उसको लेते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तभी तो वो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? क्लासरूम में, जब टीचर ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग, कि भाई टीचर कैसे टीच करेगा, इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पेडागोजी में यही तो रिपीट होता है ना, कई टॉपिक्स की भाई आप कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देखें। तो इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन कब दिया जाएगा? जब टीचर तैयार हो जाएगा, ना कि जब वो खुद ही तैयार हो रहा है। ओके, मतलब पढ़ाने के लिए उसको ट्रेन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। सो थर्ड वन इज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स स्टूडेंट अ लेक्चर शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो यानी कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स स्टूडेंट, कि भाई अपने स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक लेक्चर जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए? तो आपको देखिए यहाँ पे child psychology से related, indication towards the understanding the child, opinion of the students towards the subject matter। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे? क्या आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये सारे पॉइंट मैच कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो वो फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, या फिर हम करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं फटाफट।
तो इसका आंसर जो है डी वाला है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट। क्यों? क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस वर्किंग, है ना। सबकॉन्शियस यानी जो उसको पहले से पता है, लेकिन एग्जैक्टली हो सकता है कि उसने पहले उसको वो नॉलेज मिला है, लेकिन वो एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड में है उसके। और कॉन्शियस वर्किंग जो अभी कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, सीख रहा है। ओके, तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है? इन चीजों को इज द स्टडी ऑफ सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस वर्किंग ऑफ अ डेवलपिंग चाइल्ड्स माइंड, है ना। इंक्लूडिंग और क्या, इसके अलावा आप उसके इमोशन, रिलेशंस एंड इंटरेक्शन विद अदर्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या होता है? इट हेल्प्स इन communicating and connecting with them and in teaching them coping what mechanism and not only mechanism but managing emotions so that they may thrive, means be successful in each new development stage. तो सिर्फ ये नहीं है कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी में सिर्फ उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में उसका जो माइंड डेवलप हो रहा है या उसके इमोशंस हैं या फिर रिलेटेड टू इंटरेक्शन के बारे में, लेकिन आप कम्युनिकेटिंग एंड कनेक्टिंग विद दम, है ना, ये भी उसका एक पार्ट है। ठीक, ताकि वो सक्सेसफुल हो सके क्या? अपने इमोशंस को बैलेंस करने में, हर एक न्यू लेवल ऑफ जो है डेवलपमेंट का, उस पे उसका इमोशन बैलेंस, उसको ये ना लगे कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, तो आप वहां पे सपोर्ट करते हो। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी को इन चीजों को समझ करके। सो अ लेक्चर, तो लेक्चर कैसा होना चाहिए? शुड कीप चाइल्ड साइकोलॉजी इन माइंड, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आपका लेक्चर प्रिपेयर्ड होना चाहिए। शुड इंडिकेट दैट इट एम्स एट स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग, टेक and should take into the consideration of the student's opinion towards the subject matter, whether it is difficult or interesting. Got it? तो ये चारों उसके जो है, सॉरी फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो उसका करेक्ट डी आंसर है, क्योंकि तीनों पॉइंट उसमें कवर होते हैं। चलिए, ग्रेट। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन सिस्टम इज, है ना, क्या हो सकता है? यहाँ पे पहला दिया है टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, है ना, कि वो सिंपली पास हो जाए हायर लेवल पे। टू डेवलप व्हाट? कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, कि उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो डिसीजंस लेने के लिए। टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, या फिर टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेक्चर। तो आप हायर लेवल पे इसमें आप क्या समझते हैं कि कौन सा सही आंसर होगा? तो चलिए हम आंसर को एनालाइज करते हैं। अब सॉरी, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 लेना चाहिए था, 3 के बाद मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया हूं, तो डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। ओके, सो अब हम इसको आंसर को देखते हैं कि भाई हायर एजुकेशन पे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, है ना। तो देखिए एक हायर, यदि आप बात करेंगे हायर एजुकेशन पे जो ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्रूवमेंट के बारे में बात किया गया, यदि हम बात करें रिपोर्ट जो सबमिट हुआ था एजुकेशन कमीशन इन 1964-66, डीएस कोठारी, जो यदि आपने बीएड किया है तो उसमें भी पढ़ा होगा, है ना। तो कोठारी कमीशन के द्वारा जो सबमिट हुआ था उसके कुछ पॉइंट्स को हम चेक कर लेते हैं, ताकि आप फिर से उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो ऑप्शंस दिए हैं उसके करेक्ट आंसर को देख पाए। ओके, सो हियर वी गो। चलिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टू सीक एंड कल्टिवेट न्यू नॉलेज, टू एंगेज vigorously and fearlessly in the spread of truth and interpret all knowledge and beliefs in the light of new needs and discoveries. जो उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है ना, तो उसको पहले से ही जो ज्ञान है तो उसका यूटिलाइज कर पाए वो, ठीक है, अपने न्यू डिस्कवरीज के लिए। ठीक, तो इन चीजों के लिए एंगेज करना और उससे डर ना हो कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरह का। ठीक, तो ये तो इसका फर्स्ट हो गया ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या होता है? टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ लीडरशिप टू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कि भाई कोई भी बच्चा है तो अपने जीवन में आगे वो किसी भी परिस्थिति में हो, उसको वो वहां से निकल पाए और सक्सेस की तरफ जाए। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड यूथ, कि जो उसमें से गिफ्टेड बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनका पोटेंशियल फुल्ली डेवलप हो, है ना, चाहे फिजिकल फिटनेस हो, राइट इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मॉरल, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। क्योंकि कुछ जो यदि गिफ्टेड चाइल्ड है, यदि आप उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यदि दे पाते हैं, राइट तरीके से गाइड कर पाते हैं, तो वो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है उसके लिए। ओके, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हमने 2 ऑब्जेक्टिव देखे, और तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू प्रोवाइड सोसाइटी, हम सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करना भाई? हायर एजुकेशन
यदि कोई कोई बच्चा ले रहा है तो वो उस सोसाइटी में किस तरह का बन करके जाएगा, है ना। वो ट्रेंड होगा, हो सकता है कि मैन और वेमेन जो भी हैं वो ट्रेंड हो सकता है एग्रीकल्चर में, आर्ट में, मेडिसिन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तभी तो वो अब सोसाइटी को हेल्प कर पाएगा, तभी तो वो सोशल जस्टिस की बात कर पाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कॉम्पिटेंट लोग हम समाज को दे पाए, ये हायर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्राइव, है ना, टू प्रमोट इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये सब सोशल जस्टिस, इक्वालिटी की बात कब होगी, रिड्यूस सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस कब होगा, जब उसको आप नॉलेज देंगे, तो ये भी एक हायर एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए। उसके अलावा टू फॉस्टर इन द टीचर एंड स्टूडेंट, इस चीज को लेकर कि सोसाइटी में के राइट एटीट्यूड, है ना, वैल्यूज का समावेश हो। ठीक है, इस चीज को डेवलप करना चाहिए, तो ये भी एक हायर एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। सिंस द लर्निंग आउटकम्स आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्टूडेंट अटेनमेंट, कि भाई लर्निंग आउटकम क्या है, ये बच्चे का अटेनमेंट क्या हुआ, है ना, क्या उसे मिला, तो ये सब आप कैसे सिखा सकते हो उसको, थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। तो इसका ये आंसर था। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर से चारों ऑप्शन देख लीजिए और राइट आंसर क्या है आप उसमें देखिए कि आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अब आप फिर से एक बार ए, बी, सी और डी ऑप्शन देखिए और आपको कौन सा लगता है। तो आंसर बी इज करेक्ट, राइट, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, बाकी का कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फोर छूट गया था, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इज, है ना, भाई आप इम्पार्ट कर रहे हो, एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या हो सकता है, वेरी क्रेडिबल, जो ऑथेंटिक हो, है ना, क्रेडिबल और ऑथेंटिक हो। ठीक है, और विश्वसनीय हो, क्रेडिबल इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ऑथेंटिक, एंड ओके, एंड रेगुलर हो, नॉट फ्लेक्सिबल हो, या फिर क्रेडिबल बट नॉट रेगुलर हो, नन ऑफ अबव। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजी है आपको, आपके लिए। चलिए फटाफट इसका आंसर चेक करते हैं। हम देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन, जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है इम्पार्टिंग एजुकेशन इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, इन अ प्री शेड्यूल्ड टाइम फ्रेम, प्री शेड्यूल्ड टाइम फ्रेम। मैं पहले से ही प्लानिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या बताना है, किसके लिए कितना बताना है, तो ये सब पहले से ही प्लान